अस्सलाम वालेकुम। अल्ताफ़ हुसैन की ज़मानत में फरवरी 2016 तक तुसी होगी। ये पाँचवा मौका है। 2014 जून में पहली दफ़ा उनको गिरफ़्तार किया गया था और जुलाई तक ज़मानत में तुसी हुई थी। उसके बाद ये आज पाँचवा मौका है कि ज़मानत में तुसी हुई है। बज़ाहिर अगर एक आम तासुर देखा जाए तो बरतानिया की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग केस में पाकिस्तान के साथ ताउन के हवाले से कोई ख़ास पेशरफ़ की तवक्को नहीं है, लेकिन एक इम्कान अभी बाकी है। अल्ताफ़ हुसैन साहब 7 एक्यूज़ में से मनी लॉन्ड्रिंग केस में से एक हैं। बाकी 6 दीगर अशख़ास हैं जिनके इंटरव्यूज़ इसी महीने अक्टूबर के महीने में ही होने हैं, लेकिन अभी कोई ऐसा तासुर हमारे पास कायम करने के लिए जवाज़ मौजूद नहीं है जिसकी बिना पे हम कह सकें कि इस केस में कोई पेशरफ्त होनी है। मुझे तो आज ये ख्याल आता है कि शायद फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये केस अब दाखिल दफ्तर ही समझा जाएगा, क्योंकि जितनी लंबी तारीख पड़ी है उससे पेशरफ्त होने का इम्कान नज़र नहीं आता। बल्कि अभी तक £500,000 जो अल्ताफ़ हुसैन साहब के घर से और MKM के लंदन सेक्रेटेरिएट से बरतानवी पुलिस ने रिकवर किया था, उसकी जब्तगी के हवाले से भी अभी तक उनकी अदालत ने फैसला नहीं किया, जिसके नतीजे में क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती थी। तो केस कहीं भी नहीं है, अभी हवा में है, कोई केस नहीं है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अलावा। दूसरा केस जो है वो डॉक्टर इमरान फारूक के मर्डर के हवाले से है, जिसमें बराह रास्त अल्ताफ़ हुसैन साहब एक्यूज़ नहीं है। इनके वो करीबी अजीज़ इफ्तिखार हुसैन एक्यूज़ हैं, या वो 3 लोग हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की कस्टडी में हैं। तो ये तो MQM की सियासत के हवाले से है। एक और MQM के हवाले से ही डेवलपमेंट जो है वो आज UAE में थी, जहाँ बल्दिया फैक्ट्री फायर के हवाले से उनके मालकान के इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड किए गए। अहम पेशरफ्त है, क्योंकि ये केस आगे बढ़ सकता है अगर उनमें ऐसी जान मौजूद है बयानात में, और उसके हवाले से जो शवाहिद मौजूद हैं अगर अदालत में पेश किए जाने के काबिल हों तो उस केस में आगे जाया जा सकता है। और MQM के ऊपर ही तीसरी डेवलपमेंट ये थी कि हमारे सेनेट के चेयरमैन ने आज कहा कि इस्तीफ़े मंजूर करने के लिए उनके पास काफ़ी जवाज़ मौजूद नहीं है, क्योंकि वो फ़र्दन जो एक वो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, चेयरमैन साहब भी कहते हैं कि वो उसके ऊपर उनकी पूरी तसल्ली नहीं है। कुछ अरकान ने अपनी मर्ज़ी और मंशा के बगैर इस्तीफ़े दिए, ये उनका कहना था। दूसरा नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट और पावर सेक्टर के मसाइल हैं पाकिस्तान के हवाले से, जहां करप्शन के चार्जेस, रॉन्ग डिसीजन, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी और करप्शन के एलिगेशन लंबे चौड़े चल रहे हैं। नेपरा कह रही है इन्होंने ओवर चार्ज किया, कोई कहता है इन्होंने प्लांट पूरे नहीं चलाए। मौजूदा हुकूमत वक्त नेपरा के खिलाफ हाफ पेज ऐड छाप रही है। इससे ज़्यादा मज़ाक़ खेज़ सिचुएशन मैंने नहीं देखी कि हुकूमत वक्त को अपने ही रेगुलेटर के खिलाफ ये एड्स आपने पढ़े कि इसने हमारे मतलब गलत रिपोर्ट दे दी है। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है जिसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मेहमान शख्सियत है पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब। वेरी वार्म वेलकम सर। इसके अलावा वसीम अख्तर साहब हमारे साथ हैं कराची स्टूडियो से MQM से। वसीम भाई आपको भी खुशामदीद कहूँगा। और तलाल साहब हमें ज्वाइन करेंगे PMLN से लाहौर से। तलाल साहब को भी खुशामदीद। राजा साहब आपसे आगाज़ करूँगा, MQM के हवाले से पहले आपसे राय ले लूँ। बहुत दिनों से बल्कि बहुत सालों से अब तो लगता है ये केसेस चल रहे हैं। इमरान फारूक के मर्डर को भी 5 साल हो गए और उनके मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही मनी लॉन्ड्रिंग कैश रिकवर हुआ था, जिसके नतीजे में तहकीकात शुरू हुई। केस कहीं आगे चला नहीं। आपको क्या लगता है? मैं समझता हूँ कि मलिक साहब, किसी केस को भी आगे चलने के लिए ज़रूरी है कि सबूत मुहैया हो, प्रूफ हो, और अनलेस कोई चीज़ प्रूव हो वो केस कैसे आगे चल सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब यहाँ बैठकर हम जो बरतानिया का एक निज़ाम है, हम उसको उसके ऊपर कोई इतना मैं समझता हूँ तबसरा नहीं कर सकते। लेकिन ये जो केस का लंबा होना है ये इस बात की दलील है कि शायद उनके पास सबूत पूरे और मुकम्मल मौजूद नहीं है। अच्छा, इस पे वसीम अख्तर साहब से भी राय ले लें। वसीम अख्तर साहब, आपकी जमात तो आज मेरे ख्याल में ख़ुद को काफ़ी बेहतर महसूस कर रही होगी, क्योंकि काफ़ी दबाव था कि आज अगर डेट एक्सटेंड नहीं हुई तो MQM की सियासत को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। नदीम साहब शुक्रिया। जैसा कि आपने ख़ुद कहा, डेट एक्सटेंड हो गई है। ज़ाहिर है हम भी चाहते हैं कि ये इशू रिज़ॉल्व हो। ये जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं पुलिस स्टेशंस में मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, क्योंकि हम कोऑपरेट भी कर रहे हैं और हम चाहते हैं और हम डिनाई भी कर रहे हैं। ये एक खामखाई का इल्ज़ाम है। हम खुद चाहते हैं हम इससे निकलें, जल्द से जल्द इसके फ़ैसले हों। जैसे कि राजा साहब ने भी कहा कि एविडेंस होगा तो फ़ैसला होगा। तो मैं मज़ीद इसमें नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये सब जुडिस मैटर है, इंग्लैंड का ही है, और एक और डेट दे दी गई है। तो हम उस डेट का भी इंतज़ार करते हैं। इंशाल्लाह हम सुरखुरू होकर निकलेंगे इस केस से। हतमी तारीख अब क्या दी गई है वसीम साहब? आई थिंक इट्स 16 फरवरी 2016।
16 फरवरी 2016 की अगली तारीख आई है। अच्छा, एक चीज़ पहले आप बता दें, फिर मैं राजा साहब से पावर सेक्टर की तरफ शिफ्ट कर दूंगा। आज चेयरमैन सेनेट ने एक रूलिंग दी है कि एमक्यूएम के इस्तीफे कबूल नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि पहले उन्हें तसल्ली होनी चाहिए कि हर रुकन ने अपनी मर्जी फ्री विल से उसने इस्तीफा दिया। एमक्यूएम की पोजीशन क्या है, वापस जाना चाहते हैं सेनेट और असम्बली से? नदीम साहब देखें, जो प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहिए टू रिज़ाइन फ्रॉम अपर हाउस वो हमारे मेंबर्स ने किया और डंके की चोट पे किया, सबके सामने किया। मीडिया पे फुटेज मौजूद है, रिटन इस्तीफे हैं। अब वही कहते हैं ना कि बॉल जो है वो ज़ाहिर स्पीकर के कोर्ट में थी और उन्होंने आज जो जवाब दिया वो भी हम सबके सामने है। तो अब गवर्नमेंट हैज़ टू डिसाइड या सेनेट हैज़ टू डिसाइड। इससे ज़्यादा अब मैं आपसे बात इस पे नहीं कर सकूंगा क्योंकि हमारी राब्ता कमेटी अभी इस पे बैठी नहीं है कि जो रज़ा रब्बानी साहब का स्टेटमेंट आया है उसके बाद हम भी इस पे बात करेंगे और फिर जो भी लीगल हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे भी हम मशवरा करेंगे, आईनी जो माहिरीन हैं, कि आगे हम क्या कर सकते हैं। वसीम साहब, ये मर्जी तो आपकी जमात की है, लेकिन आपको मौका बेहतर जानते हुए वापस चले जाना चाहिए, नहीं तो सियासत को भी नुकसान पहुंचेगा और जो फेडरल गवर्नमेंट है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट है दोनों की स्टेबिलिटी जो है वो भी ख़राब हो जाएगी, आपकी सियासत को भी नुकसान होगा। मैं आपका मशवरा बिल्कुल आपका जो जेस्चर है उसके हिसाब से उसी रूह से मैं लेता हूँ, मगर ये आपका जो ख्याल है ये हुकूमत की तरफ भी पहुँचा दें कि हमारे कुछ ग्रीवेंसेस हैं, अगर उनको भी एड्रेस कर लें तो हम सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमारा मुल्क है। हम कभी नहीं चाहेंगे इस मुल्क में इशू के बाद इशू चलता रहे, हम चाहेंगे रिजॉल्व हो इशूज इस मुल्क के ताकि मुल्क तरक्की करे, आवाम को फायदा हो। चौधरी साहब से इस पे मैं खैर राय ले लेते हैं, हमारे साथ हैं तलाल साहब। वफाकी हुकूमत इसके ऊपर क्या पोजीशन लेगी, क्योंकि ये मामला ज़्यादा तूल पहले ही पकड़ गया, पकड़ना नहीं था चाहिए। वापसी के लिए कोई गुंजाइश देते हैं एमक्यूएम को कि वापस आ जाए? मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप इस केस को बड़ा डिटेल जानते हैं। हुकूमत ने, स्पीकर ने और आज मैं समझता हूं चेयरमैन सेनेट ने, जहां कानून ने उन्हें इख्तियार दिया था कि वो कोई भी फैसला कर सकते हैं, उन्होंने आज एमक्यूएम के हक में फैसला किया। ये कानून ने उन्हें इख्तियार दिया है, तो स्पीकर ने भी यही किया था। ये इसीलिए किया गया था कि हमारी ख्वाहिश है कि इनके पास कराची और सिंध का जो दूसरे शहरों का मैंडेट है, ये असेंबलियों में वापस आए। अगर कोई एतराज है तो ये क्यों अपने फोरम्स को खत्म करते जा रहे हैं? अगर कोई इतराज ऑपरेशन पे है, किसी और बात पे है, पार्लियामेंट इनके पास है, इसी तरह दूसरी हुकूमतें, सिंध हुकूमत में सिंध असेंबली इनके पास है। एमक्यूएम खुद से इन फोरम्स को ना खत्म करे, क्योंकि हम नहीं चाहते। मैं बड़ा क्लियरली दोबारा कह रहा हूं, हुकूमत की ख्वाहिश है कि एमक्यूएम वापस पार्लियामेंट के अंदर आए। तलाल चौधरी साहब, कोई वज़ीर आज़म से इनके वफ्द की मुलाकात करवाएं, कोई फेस सेविंग दें, सियासी जमातों को फेस सेविंग देनी पड़ती है, कोई फेस सेविंग दें, कोई प्रेस टॉक करवाएं, अनाउंसमेंट करवाएं तो मामला तय हो जाए। देखिए, ये बिल्कुल फेस सेविंग के साथ साथ जो इनके जायज मुतालबात हैं उन पर भी हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन उस पे जो भी जायज और कानून हमें इख्तियार देता है, हम नहीं चाहते कि कराची ऑपरेशन भी डिस्टर्ब हो, क्योंकि उसको जितना फायदा उसका कराची को हो रहा है, और अगर कराची को हो रहा है तो यकीनन एमक्यूएम को भी हो रहा है, क्योंकि ये उनके मुंतखब करदा नुमाइंदे हैं। हम उस ऑपरेशन को, ज़रबे अब्ज़ को साथ लेकर और इनके तहफ़्फ़ुज़ात भी जहां हमें गुंजाइश है दूर करना चाहते हैं। हाईएस्ट लेवल पर इनका राब्ता डार साहब से ऑफ एंड ऑन रहता है। फजलुर रहमान साहब प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश पर इनसे बात करते रहे, अभी भी ये चाहेंगे उसी तरह का राब्ता अभी भी फौरन बहाल हो सकता है। सही। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से राजा साहब, आप क्या समझते हैं, पार्लियामान में वापस आना चाहिए? क्योंकि आज चेयरमैन सेनेट आप ही की जमात से हैं, उन्होंने बड़ी तगड़ी रूलिंग दी है आज। मलिक साहब, पहली बात तो ये है कि किसी भी सियासी जमात का मेन स्ट्रीम से बाहर नहीं होना चाहिए, और ये मुल्क और कौम के हक में ये बात जाती है कि पार्लियामेंट के अंदर बैठ के जो भी हमारे मामलात हैं उनको वहाँ डिस्कस किया जाए, डिबेट किया जाए। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा फोरम जो है वो पार्लियामेंट भी है। और जहाँ तक इस्तीफ़ों की मंजूरी का तल्लक है तो चेयरमैन सेनेट को आप भी जानते हैं, सारा पाकिस्तान जानता है, वो तो कानून और आइन और रूल्स एंड रेगुलेशन पे चलने वाले इंसान हैं। और मैं समझता हूँ कि इसके बावजूद
जो सबसे बड़ी बात यह है कि एक जमात का मिन हैसुल जमात सिस्टम से बाहर निकल जाना ये कोई सेहतमंद अलामत नहीं है। और मैं भी ये चाहूँगा पाकिस्तान के शहरी के तौर पर और कि MQM एक सियासी जमात है और उसका सियासत में एक अमल दखल है और एक सूबे में वो जो हैं उनका बहुत ही ज़्यादा मैं समझता हूँ कि अमल दखल है। और इसलिए सबको मिलकर आजकल के जो चैलेंजेस हैं, ख़ास तौर पर दहशतगर्दी का जो चैलेंज है, जो लॉ एंड ऑर्डर का चैलेंज है, जिससे हम बहसीत कौम नबरदस्मा है, जिसमें हुकूमत भी और हमारी अफवाज पाकिस्तान ख़ास तौर पर जो हैं वो एक बड़ा ज़िम्मेदाराना तरीके से इसको ज़रब अज़्ब जो है वो आगे उसको बढ़ा रहे हैं। उसकी कामयाबी के लिए हम सबको उसके छोटे मोटे इख्तलाफ को भुलाकर आज फोकस्ड जो एक्शन है हमारा ये होना चाहिए कि हम अपने मुल्क में अमन लेकर आएँ, दहशतगर्दी से उसको पाक करें और ये मुल्क जो है अमन का गहवारा। कराची ऑपरेशन को आप सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल, कौन दो राय नहीं है इसमें। बिल्कुल। अच्छा, मैं अपना टॉपिक शिफ्ट करूंगा पावर सेक्टर की तरफ। आप वजीर पानी और बिजली भी थे, बहुत सारी चीज़ें, रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स, हमारे वो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने उसको ऐसी शोहरत बख्शी है कि आपके नाम के साथ जुड़े हुए हैं रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स। अभी जान नहीं छूटेगी, आपकी केसेस 11 के करीब हैं केसेस। जी हाँ, मेरा ख्याल है कि कुछ और भी होंगे, अभी 2-3 अभी और भी होंगे पाइपलाइन में अभी उसमें बरकत डल रही है। लेकिन मैं नंदीपुर से स्टार्ट करता हूँ। हमारी हेडलाइन स्टोरी थी फर्गूसन को ऑडिट के लिए दिया गया। नंदीपुर का भी आप ही की हुकूमत के ऊपर वो था कि आप 2 साल उसके ऊपर आपकी हुकूमत बैठी रही, जिससे उसकी कॉस्ट 100 अरब से ज़्यादा। ख्वाजा आसिफ साहब सुप्रीम कोर्ट में कहते थे कि नुकसानात आपकी हुकूमत की वजह से हुए। अब आप क्या कहेंगे? नदीम मलिक साहब, ये एक बड़ा दिलचस्प कुछ सिचुएशन है। मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि मैं अक्सर जब बैठता हूँ किसी भी एंकर के सामने या किसी टीवी शो पर, तो मैं एक गुजारिश सबसे करता हूँ कि हमें फैक्ट्स तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, तहकीक करके कि असल हक़ाइक़ क्या है। असल हक़ाइक़ ये है जी कि ये प्रोजेक्ट जो है ये शुरू हुआ है 2006-07 में। उस वक़्त मुशर्रफ साहब का दौर था और ये बड़ा अहम प्रोजेक्ट था एक। और इसके लिए सबसे पहले जो टेंडर दिया गया वो कतर की कंपनी को दिया गया, जो कि लोएस्ट थी। कतर की जो वो फर्म थी या कंपनी थी या जो बिडर था, उसने 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजार दिया और इस पर कोई काम नहीं किया। लोड शेडिंग जो थी वो 2006 और 7 और 8 आपको पता है कि बिल्कुल अपनी जो थी वो इंतहाई हदों को छू रही थी। बाबर रवान साहब इसके ऊपर क्यों बैठे रहे 1 साल? अच्छा, वो मैं उस पर भी आता हूँ। तो मैं ये बता रहा था कि पहली डिले तो वो हुई साल से ज़्यादा इस प्रोजेक्ट में। उसके बाद मैं जब वज़ीर पानी और बिजली बना तो मुझसे पहले सारे एग्रीमेंट वगैरह हो चुके थे और ये दे दिया जा चुका था डॉन फॉन्ग कंपनी को, ये प्रोजेक्ट चाइनीज़ कंपनी जो सेकंड लोएस्ट थी। उसके बाद उसने मिड में आके कुछ अरसे के बाद उन्होंने कुछ तब्दीली करनी चाहिए एग्रीमेंट में। दे वांटेड टू मेक सर्टेन चेंजेस इन द एग्रीमेंट, जिससे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जो थी वो इत्फाक नहीं कर रही थी। 1 साल ऊपर बैठे रहे? जी हाँ, उसमें ताख़ीर हुई। अब मैं तो किसी को इल्ज़ाम नहीं देता। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि उस ताख़ीर की वजह से वो बराह रास्त इल्ज़ाम देते हैं बाबर रवान साहब को कि 100 अरब से ज़्यादा का नुकसान। देखिए ये ख्वाजा साहब ने तो बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए ना। उन्होंने तो हम पर भी इल्ज़ामात लगाए थे कि हमारे पास बिजली मौजूद है लेकिन हम जानबूझकर कौन को नहीं दे रहे हैं। रेंटल पावर लगाने के लिए जानबूझकर हम बिजली पैदा नहीं कर रहे ताकि रेंटल पावर लगाएं। आज तो वो खुद मिनिस्टर हैं, बिजली भी वही है, उससे ज़्यादा है क्योंकि हम तो 3000 ऐड करके गए थे। आज वो दें कौम को। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ख्वाजा साहब हों या कोई साहब हों, बात यह है कि जब हम इल्ज़ामात की तरफ आ जाते हैं तो असल हक़ाइक़ से हम हट जाते हैं। पहले नंदीपुर में मुझे, अब नंदीपुर में क्या हुआ? नंदीपुर उन्होंने चला दिया था, फीता काटा शहबाज शरीफ में जाके 3 दिन बाद प्लांट बंद हो गया। हुआ क्या है उसमें, हमें ये तो बता। नदीम मलिक साहब, इसके 3 इस पर जो है ना, मैं इस पर 3 इल्ज़ामात समझता हूँ नंदीपुर पर है। अच्छा। एक डिले का, जैसे मैंने आपको बताया कि मुशर्रफ के ज़माने में साल डिले हुई, फिर हमारे ज़माने में भी साल सवा साल इसको डिले हुआ। दूसरा ये है कि इसकी कीमत जो थी वो अचानक कई गुना बढ़ा दी गई। किसने बढ़ाई? वो तो इस मौजूदा हुकूमत में हुई। कितनी बढ़ी? वो तो मेरे ख्याल 3 गुना बढ़ी। कितने से कितने पे गई? वो मेरे ख्याल पहले ये सारा कोई बिटवीन 30 और 40 बिलियन था। अच्छा। तो इसको तो फिर 100 से ऊपर लेकर गए ये लोग।
100 अरब से ऊपर ले गए, 30 से 40 अरब से, आपका ख्याल है 60 अरब रुपए कीमत बढ़ गई। देखिए बिल्कुल, और उसको भी ये अभी हकायक कौम के सामने सारे आने चाहिए। ये खुशाइंद बात है कि इसका एक ऑडिट होना चाहिए और उसको कोई क्रेडिबल फर्म ऑडिट करे और पता चले कि ये कितने का प्रोजेक्ट था और कितने पर गया और क्यों गया और उसकी क्या वजह है। नंबर 2। तीसरा ये था कि सबसे जो बड़ी बात मेरी समझ में आ रही है, वो फी यूनिट जो है वो कीमत इतनी ज्यादा कर दी गई, 50 रुपए से ज्यादा फी यूनिट इसकी कॉस्ट कर दी गई। वो जब डीजल पे चला है तो वो 52 रुपए या 43 रुपए कितनी वो एग्जैक्टली। इसके लिए इसको ये प्लांट भी तो बंद हो गया, फिर ये है प्लांट ही बंद हो गया। सर मैं समझता हूं कि जितनी तबाही इस दौर में इस हुकूमत ने पावर सेक्टर की फेरी है, शायद इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती, लेकिन इल्जामात हमें देते हैं। ख्वाजा आसिफ ने की या चीफ मिनिस्टर पंजाब ने की? मैं समझता हूं कि जो भी जिम्मेदार थे, आपका क्या ख्याल है? मैं समझता हूं कि जिम्मेदार काट के डीजल पे किसने चलाया था? देखिए जिम्मेदार मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर, जिनका ओवरऑल उसके ऊपर कंट्रोल है। ये कोई सूबाई मामला तो नहीं। बिल्कुल, ये तो सही है। अब ये फेडरल सब्जेक्ट है। अगर कोई बंदा ये कहता है कि जनाब अली मिनिस्टर मैं हूं फेडरल और मैं इल्जामात शिफ्ट करूं या मैं जिम्मेदार किसी और को ठहराऊं, तो वो नहीं ठहरा सकता। इसकी जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर पर है। अफसोस मुझे ये है कि जब हमारे पर इल्जामात लगते थे तो हमें कहा जाता था कि आप जाएं नैब में और मिनिस्टर जो है वो इसका रिस्पॉन्सिबल है, उसका पहले नंबर पे नाम लिखें। जब इन पर इल्जामात लगाते हैं तो ये कहते हैं एमडी को करें और उसकी तफ्तीश जो है वो कोई और करे, ऑडिटर जनरल करेगा। आप कहते हैं 60 अरब की फकी है, ऑडिटर जनरल करेगा। 60 अरब की फकी। यस, और ब्रेक ले लें, ये सिर्फ एक बिल्कुल फकी। ब्रेक ले लें जी, ब्रेक ले लें, ब्रेक से बाद बात करें। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। तलाल चौधरी साहब के पास चलते हैं। तलाल साहब ये फरमाइएगा कि ये आजकल वजीर ने 122 में काफ़ी कैंपेन कर रहे हैं, ईसीपी वाले बड़े खफा हैं, वो कहते हैं सारे कवायद तोड़ दिए आप। सबसे पहले तो मलिक साहब, मैं साबिक वजीर आज़म परवेज़ अशरफ साहब की कुछ बातों का जवाब देना चाहूँगा, और वो बहुत सीनियर आदमी हैं, साबिक वजीर आज़म हैं। मैं उन्हें चैलेंज करता हुआ शायद किसी आम आदमी को अच्छा ना लगूं, लेकिन मैं उन्हें ये कहना चाह रहा हूं कि इसका PC1 जो है उन्हीं के दौर में बना था। हाँ, अप्रूव मुश्तरका मुफादात की कौंसिल ने हमारी हुकूमत के होते हुए किया था, बना इन्हीं के दौर में था। 58 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है, उससे 1 रुपया, 100 अरब तो बहुत दूर की बात है, 1 रुपया अगर आगे गया तो उसके कसूरवार हम होंगे। और दूसरी बात ये कि अगर ये भी इतने साफ सुथरे थे और इन्हें खुद मानते हैं और इन्होंने खुद तस्लीम किया है कि लेट हुआ है, तो इन्हें चाहिए था हमारी तरह ये भी स्पेशल ऑडिट का कहते, ये भी हमारी तरह स्पेशल एक कमीशन बनाने का कहते। मैं आपके सामने हाजिर हूं, आप तारीख बताएंगे, परवेज अशरफ साहब अगर आना पसंद करें, कागजों के साथ मिलकर बात होगी, डॉक्यूमेंट्स के साथ, जुबानी बात नहीं होगी। और मैं ये चैलेंज दोबारा कह रहा हूं, ये इन्होंने 60 अरब रुपए की जो बात की है, ये हवाई बात है और इसकी कोई भी सच्चाई नहीं है। अच्छा, यहाँ मुझे मौका दीजिएगा। नहीं, अब मुझे मौका दे दें पहले मैं इनसे, क्योंकि इन्हें रिस्पांस का इस पे हक हासिल है। ख्वाजा आसिफ साहब ने मैसेज किया, उन्होंने कहा कि जनवरी 2013 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। अभी उन्होंने मैसेज किया पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी जिसमें PC1 तैयार हुआ। ये बात आप तस्दीक करेंगे इसकी? देखिए, मैं आपको बताऊं कि PC1 जो है ना जी, PC1 जिस वक्त बनाया जाता है, कई पैसे बनते हैं, कई रिवाइज होते हैं। उसके बाद डोंग फोंग के साथ इन्होंने नेगोशिएट करना था। डोंग फोंग के साथ नेगोशिएट इस पर होना था कि जो डिले हुई है, आपका सामान कराची पड़ा था और आपकी जो इंश्योरेंस हुई थी उस सामान की, उसको री इंश्योर दोबारा कराने के लिए उन्होंने कुछ पैसे मांगे थे, लेकिन वो बहुत कम थे, जो मेरी इंफॉर्मेशन है। मैं तलाल साहब के साथ बिल्कुल बहस नहीं करना चाहता, ना इनको कोई चैलेंज करना चाहता हूँ। दूसरी जो मेरी बात थी वो ख्वाजा आसिफ साहब ने ये अभी मैसेज जो किया है उसमें उन्होंने रकम लिखी है कि 59 बिलियन। देखिए, मैं आपको बताऊं, उन्होंने फरमाया ना कि कमीशन बने, इस पर एक कमीशन बना था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक कमीशन बनाया था, एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज का, और उन्होंने भी इस पर अपनी फाइंडिंग्स दी है। तीसरी बात जो मैंने कही थी वो मेरा ख्याल है तलाल साहब शायद समझ नहीं पाए कि देखिए, इसमें ये जो पावर सेक्टर है ये बड़ा टेक्निकल, ये हर आदमी इस पर ना तो बहस कर सकता है, ना इसके ऊपर जो है ना उसको सारी अबूर हासिल होता है। अब अगर 52 या 54 रुपये का एक यूनिट पड़ा, वो इसलिए पड़ा कि मौजूदा हुकूमत ये चाहती थी कि वो अपनी
टोपी में ये एक लगाए तो रहा कि मैंने नंदीपुर चला दिया जो पहली हुकूमत से नहीं चला था। सीएम पंजाब ने ये कमाल किया, सुने ना जी, उन्होंने डीजल पे चला दिया। मुझे नहीं पता किसने किया। अब नहीं, डीजल पे चलाया, सिर्फ डीजल पे नहीं चलाया, इन्होंने इनका जो फर्नेस ऑयल ट्रीटमेंट प्लांट था उसकी कैपेसिटी ही नहीं थी। देखें ना, अगर आप कहें कि भाई ये कोई गलत बात अगर किसी ने कही है तो ये उसी से तो प्लांट बंद हुआ है ना। देख, उस वजह से प्लांट बंद हो गया, उससे जो नुकसान हुआ है मैं समझता हूं कि अगर उसको कैलकुलेट किया जाए तो वो उस डिले से जो नुकसान होगा उससे कहीं ज्यादा होगा। सब ऐसे इस पे राजा साहब तहकीक होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, अच्छी बात है। कितना नुकसान पहुंचाया, किसने भी पहुंचाया, और ये जो सीएम पंजाब ने फीता काट के फटाफट जल्दी कराई है ना, भी पहुंचाया। और ये खुशाइंद बात है कि इस पर ऑडिट होना चाहिए और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं। और ऑडिट एक क्रेडिबल फर्म को करना चाहिए, इंटरनेशनल फर्म को, इंटरनेशनल रिप्यूटेड रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करे और फिर अकाउंटेबिलिटी हो। एग्जैक्टली, ये बात, दिस इज व्हाट वी नीड। अच्छा, इस पे वसीम अख्तर साहब आप भी कुछ ऐड करेंगे, क्योंकि आजकल एलएनजी और नंदीपुर सारा दिन ही खबरों में रहते हैं। बिल्कुल ऐड करूंगा नदीम भाई। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो कन्फ्यूजन चल रहा है, चाहे वो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के दौर का हो या मुस्लिम लीग नून के, इसका एक फेयर ऑडिट होना चाहिए। और फेयर का मतलब फेयर ऑडिट, ताकि असल हकीकत जो है वो आवाम के सामने आए। एक बात और ऐड करूँगा, बड़ा अफसोस होता है कि अगर हम किसी और मुल्क की डेवलपमेंट को देखते हैं या वहाँ के इलेक्टेड लोगों को देखते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट देखते हैं, हमने आज तक नहीं देखा। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ही ये आता है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो मिनिस्टर हो, वो खुद अकेला इतना इन्वॉल्व हो जाता है, चाहे वो कोई भी सियासी जमात हो, इस किस्म के प्रोजेक्ट्स पे। अगर हम अच्छे कॉम्पिटेंट लोग हायर करें और ईमानदार लोग हायर करें, प्रोफेशनल्स हायर करें और उन पे सिर्फ उनको सुपरवाइज करें, उनको ऊपर ओवरसी करें कि कहीं करप्शन तो नहीं है, कहीं गलत मामला तो नहीं है। मगर अफसोस के यहाँ क्लैरिफिकेशंस जो है वो हमें पार्लियामेंटेरियंस को देनी पड़ती है, जिनके पास पोर्टफोलियो भी आ जाता है। नीचे का जो तबका है वो फारिग हो चुका होता है, चाहे वो कॉम्पिटेंट है या नहीं। साहब, इस पे जो है ना आपके अकाउंटेबिलिटी करने वाले जो नैब वाले हैं, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा आपको पहले उनकी अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए। उनको देखना चाहिए कि वो 10-10, 15-15 सालों से केसों के ऊपर बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हो भाई? आरपीपी, ये जो रेंटल पावर प्रोजेक्ट केस है, उसकी वजह या तो किसी को सजा होगी या कुछ मासूम होगा तो बरी हो जाएगा। जी, ये भी हमारी गलती है। हम अकाउंटेबिलिटी में प्ली बारगेन रखा हुआ है, हमने पैसे दे के जान छुड़ा लो, वो भी मुझे समझ में नहीं आता। अगर मैंने अरबों रुपए कमाए हैं और कुछ जो सेटिंग हो गई है नैब से, वो दे के और मेरी क्लीन चिट मिल जाती है मुझे, ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ की अकाउंटेबिलिटी है? मैं तो राजा साहब, इसमें प्ली बार्गेन रहना चाहिए नैब के अंदर? देखिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक और बात बताऊं, प्ली बार्गेन क्या है? खत्म करना चाहिए प्ली बार्गेन को? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि आपने करप्शन की और उसमें से कुछ हिस्सा इनको दिया और आप मासूम बन गए, ऐसी बात। आप भी साफ और नैब की भी मौज। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे मुल्क में जो जिस चीज़ की ज़रूरत है ना, वो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए अक्रॉस द बोर्ड, नंबर 1। दूसरा ये है कि किसी प्रेशर में ना हो। तीसरी बात यह है कि पहले तहकीक और तफ्तीश हो, अगर किसी पर इल्ज़ामात साबित हो जाए तो फिर उसको सज़ा मिलनी चाहिए साबित होने के बाद। यहाँ मसला ये है कि हम सबसे पहले उसकी करैक्टर असैसिनेशन करते हैं, सबसे पहले उसका कोर्ट ट्रायल नहीं होता, मीडिया ट्रायल होता है। यहाँ बैठकर हम कहते हैं कि आपने इतनी करप्शन कर दी, फलान कर दिया, ढिमकान कर दिया। उसके बाद जिस वक्त हम रेफरेंस लेके आते हैं या कोर्ट में केस लेके आते हैं तो उसमें वो चीज़ें मौजूद नहीं होती। अब मैं सिर्फ आपको रेंटल पावर की एक बात बताऊँगा, मैं आज किसी बहस में नहीं उलझना चाहता क्योंकि ये भी कोर्ट में केस है। 18 अरब रुपए जो थे वो एडवांस दिए गए थे रेंटल पावर कंपनीज को। रेंटल पावर किसने शुरू किए? ये 2006 से मुझसे पहले शुरू हुए, पाइपलाइन में थे। मकसद ये था कि हुकूमती जो प्लांट हैं उनकी एफिशिएंसी इतनी कम हो गई है कि वो 5000 के बजाय 1500, 1400, 1800, 1900 पे आ गए। उसको रिवाइव करने के लिए, रिहेबिलिटेट करने के लिए उसको बंद करना है, वो 3 से 5 साल लगेंगे। तो कोई स्टॉप गैप अरेंजमेंट की जाए, गवर्नमेंट अपना पैसा जो है वो अपने प्लांट्स पर खर्च करे और किराए के बिजली घरों से बिजली ले ले वक्ती तौर पर, जितनी देर में ये दोबारा हमें 5000 देना शुरू कर दें। ये फिलॉसफी थी, ये इसका फ़लसफ़ा था। अब होता यह है कि एडवांस हुआ 18 अरब रुपए, 18 अरब रुपए वापस चले गए गवर्नमेंट के एक्सचेकर को, प्लस उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि इस पर इंटरेस्ट भी दो। 14%
14% इंटरेस्ट सूद भी दिया गया, वो भी दे दिया गया मालकान ने। गवर्नमेंट के खजाने को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लिहाजा मालकान इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, उनके ऊपर कोई केस ही नहीं है। इसके ऊपर आपके ऊपर इल्जामात की नोयत काफी ज्यादा थी, समुद्री नोडेरो यही तो कार के प्रोजेक्ट एक के बाद एक वो उन्होंने आपको बताया कि कर रहा हूँ कि मैं मिनिस्टर था ना, मैं एज ए मिनिस्टर बात कर रहा हूँ कि मिनिस्टर जो है वो तो एक पॉलिसी मैटर से डील करे। रेंटल पावर प्रोजेक्ट एक पॉलिसी थी कि जिसके तहत हमने बिजली हासिल करनी थी, वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना मिनिस्टर का काम है, और उसके ऊपर कोई हमारे ऊपर कोई माली करप्शन का चार्ज तो नहीं है। बगैर ये जो अखबारात और मीडिया में खबरें आती है, जो रेफरेंसेस हैं, उसमें तो नहीं लिखा कि हमने माली करप्शन की। मिसयूज ऑफ अथॉरिटी जो है वो स्टेट को लॉस में। मिसयूज ऑफ अथॉरिटी विदाउट एनी पर्सनल गेन इज नथिंग। क्यों को मिसयूज ऑफ अथॉरिटी करेगा बगैर कोई फायदा उठाए हुए? और दूसरी बात मैं आपसे ये भी नो लॉसेस। मैं आपको बताऊं कि एक केस है जिसमें को 38 बंदे शामिल हैं, और उस पर इल्ज़ाम ये लगा कि इन्होंने 75 लाख रुपया जो है गवर्नमेंट का नुकसान किया। जब मैंने कहा कि मुझे बताएं भाई ये कहाँ से 75 लाख नुकसान हुआ है, तो उन्होंने कहा जब सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया तो नेपरा ने वकील किया फ्रीदी एंड एंजल्स को, तो उन्होंने भी इसके पता नहीं 35 लाख रुपया फीस ली, और एक मशीन आई है जिस पर ड्यूटी नहीं दी गई, ये है वो 75। पता लगा कि मशीन तो आई नहीं। अब अगर किसी ने वकील को फीस दी है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे नहीं है, वो तो रेगुलेटर है। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पहनने 1-2 की तरफ आएंगे। हम लाहौर में तलाल साहब से पूछेंगे, ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। तलाल साहब, NA 122 में क्या कर रहे हैं? वहां तो इलेक्शन कमीशन वाले बड़े खफा हैं, नोटिस लिया हुआ है उन्होंने आपके वुज़रा के ऊपर। तलाल साहब को आवाज नहीं जा रही। वसीम अख्तर साहब दोबारा आ जाते हैं वफाकी हुकूमत पे जब तक तलाल साहब को हमारी आवाज नहीं आती। आप क्या कहेंगे कि ये जो सारा कुछ आपको नजर आ रहा है, मिना का सानिया, उसके ऊपर जिस तरीके से वफाक ने रिएक्ट किया, LNG के ऊपर जिस तरीके से हम कर रहे हैं, पावर सेक्टर का मैस जैसे आपको नजर आ रहा है, कोई गवर्नेंस की आपको लगता है कि ठीक या बेहतर होती नजर आ रही? इससे ज़्यादा इश्यूज़ हैं नदीम साहब। मैं थोड़ी सी मौका मिला है बात करता चलूँ। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ना तो ज़रब अज़्ब के ख़िलाफ़ है, ना कराची के ऑपरेशन के ख़िलाफ़ है। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो आइन और कानून के दायरे में रहते हुए हैं। हमने गैर आइनी गैर कानूनी बात कोई नहीं मनवाने की कोशिश की, ना हम चाहते हैं। हम चाहते हैं जो ऑपरेशन हो रहा है बिल्कुल हमारी ही डिमांड पे हो रहा है ऑपरेशन, मगर जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उनको रोका जाए, इनोसेंट को तकलीफ़ ना पहुँचे। हाँ, अगर मेरी पार्टी में कोई गंदा आदमी है, दहशतगर्द है, टारगेट किलर है, बिल्कुल उसको पकड़ें और कानून के हवाले करें। हम उसको हम उसके पीछे भी नहीं जाएंगे, हम डिफेंड भी नहीं करेंगे। मगर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, 3rd डिग्री टॉर्चर्स, मिसिंग पर्सन्स, इसके खिलाफ हैं हम। मेरे ख्याल में हर आदमी इसके खिलाफ होगा। ये हमारी ग्रीवेंस है। वसीम अख्तर साहब, आपकी जो मुकामी क़यादत है उसका और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का और सिंध हुकूमत का आपस में इंटरेक्शन जो है वो ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है, ताकि ऑपरेशन के ऑब्जेक्टिव भी हासिल हों और कोई मासूम जो है वो निशाना भी ना बने। देखिए, ताली नदीम साहब एक हाथ से नहीं बजती, 2 हाथ से बजती है। मैंने कहा कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, बैठ के रिजॉल्व हो सकते हैं ये इशूज़। टेबल के ऊपर अगर बैठा जाए, और मुझमें गलती है तो मैं ठीक करूँगा, किसी और में कोई गलती हो तो वो ठीक करे। तो इस हमारा मुल्क है, हमारी फौज है, हमारी रेंजर्स है। हम चाहते हैं हमारा मुल्क तरक्की करे, यहाँ सुकून हो, प्रॉस्पर हो पूरा मुल्क हमारा। तो इसके लिए अगर हम टसल ले लेंगे, लड़ाई झगड़े पे आ जाएंगे, नफरतों पे आ जाएंगे, तो वो गलत है। उससे नुकसान होगा, सबका नुकसान होगा उस पर। तो सबको चाहिए कि अच्छा, NA 122 के सवाल लेके दोबारा लाहौर चलते हैं। तलाल चौधरी साहब, लास्ट सेगमेंट है, NA 122 का भी बता दें कि वहाँ क्या हो रहा है। इलेक्शन कमीशन वाले बड़े खफा हैं आपसे। देखिए, कल एक निजी टीवी के प्रोग्राम में मैंने खुद मुतालबा किया कि यहाँ पैसे के जोर पर जो कैंपेन एक उम्मीदवार जिसका तल्लक PTI से है वो चला रहा है, उसका नोटिस नहीं लिया जा रहा। हम तो खुद इसकी दरखास्तें दे दे के थक गए हैं, और हम खुद चाह रहे हैं कि वो बड़े पोस्टर्स, और कोई इधर खंबा ऐसा नहीं है जहां 10-10 पोस्टर नहीं लगाए गए। वो 15 लाख तो एक-एक गली और एक-एक सड़क पे लगाया गया है PTI के उम्मीदवार की तौर पर की तरफ से। हम तो खुद कह रहे हैं, हम तो मलिक साहब सिर्फ तलाल साहब, तो लीम खान के पोस्टर ज्यादा हैं या अयाज सादिक के ज्यादा हैं? आपका क्या कहना है? मैं हल्के में हूँ कुछ दिनों से। पिछले इस वक्त
एक पोस्टर अगर नून लीग का है तो 10 पोस्टर अलीम खान के हैं, और उनका ख्याल है शायद ये पोस्टर्स वोट देंगे। और हमारी नून लीग और हम तो लोगों को कह रहे हैं कि लाहौर वाले दिल पर हाथ रखें, अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर मियां नवाज शरीफ और इमरान खान का कंपैरिजन कर लें, एयाज सादक की शराफत और अलीम खान की रेपुटेशन जो है उसका कर लें, और उसके बाद अपनी दयानतदारी से वोट दे दें। ये वोट खंभों से और बैनरों से नहीं मिलेंगे। इंशाअल्लाह ताला रिजल्ट जो है वो 2013 से जो 11 मई को आया था उससे 11 अक्टूबर 2015 का रिजल्ट लाहौर उससे भी बेहतर देगा, क्योंकि लाहौर हमने बदला है। शहबाज शरीफ आपका दावा है कि आप जीतेंगे तलाल साहब, आपका दावा है कि आप जीतेंगे? इंशाल्लाह ये अब गली मोहल्लों में हम कितने लोगों, ये लाहौर का कितने मार्जिन से, और लाहौर कितने मार्जिन से? मैंने कहा 11 मई 2013 से बेहतर रिजल्ट आएगा नून लीग के हक में, क्योंकि लाहौर हमने बदला है, यानी मियां नवाज शरीफ ने बदला है, मियां शहबाज शरीफ ने, और हमने लाहौर की शक्ल, जिसको लाहौर की तरक्की की तकलीफ है, उसके अंडरपास की, उसके फ्लाईओवर्स की, उसके बागों की, उसकी मेट्रो की, उसकी ये हम जो ट्रेन बना रहे हैं, वो आज लाहौर वालों से गली गली में वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। लाहौर वाले बड़े समझदार हैं, पाकिस्तान के लोग समझदार हैं। हमने एक ही मुतालबा किया है, अपने दिल पे हाथ रखें, अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर मियां नवाज शरीफ इमरान खान का और एयाज सादक की शराफत का, उसके कैरियर का और अलीम खान की रेपुटेशन का मुकाबला करके वोट डाल दें। इंशाल्लाह आप मेरे अल्फाज ये आपके पास रिकॉर्डेड है, हम पिछले से डबल से ज्यादा लीड से जीतेंगे, डबल से ज्यादा लीड से जीतेंगे। एक जमाना था राजा परवेज शाह साहब भुट्टो को कहते थे कि वो खंबे को कहे ना कि वोट खंबा इलेक्शन जीत जाएगा। आपकी जमात को क्या हुआ? आपका भी उम्मीदवार है, उसको हम डिस्कस ही नहीं कर रहे। हाँ बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये दो उम्मीदवार जो हैं इस वक्त PMLN के और PTI के ये रन में हैं। एक शिकायत तो हमें भी मिली है, अपनी पार्टी के लोकल वहाँ के लोग हैं, कहते हैं कि इससे पहले इतने बड़े अखराजात किसी इलेक्शन में नहीं देखे गए। मेरा सिर्फ एक सवाल है मलिक साहब, पार्टीज तो कभी एक होती है कभी दूसरी होती है, ये सियासत में जो पेंडुलम है ये कोई ख़ास अहमियत नहीं रखता, लेकिन इलेक्शन कमीशन को अपना किरदार अदा करना चाहिए। किसी को ये मौका नहीं मिलना चाहिए कि वो शिकायत करे। अलीम खान को पकड़े या सादिक को या दोनों को? जिसने भी तजावज़ किया है। आपका क्या तज्जिया है? देखिए मैं तो इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं कोई बात आपने कहा ना कि मैंने भी शिकायत सुनी। मुझे आकर ये कहा गया है कि वहां पर इतने अखराजात हो रहे हैं हर दोनों जमातों की तरफ से, दोनों लगा। लेकिन अगर 15 लाख की अगर आप समझते हैं कि नहीं है सर जी, कितों 15 लाख कोई तो ऊंचा खाता, यही तो मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा पैसे फिर मैं समझता हूँ कि ये इस तरह के कानून बनाना जिसकी हम खुद ही धज्जियां उड़ाएं और हमें पता हो कि नहीं सारी दुनिया इससे ज्यादा खर्च कर रही है। अब सूरत हाल ये है कि अगर अरबों में पहुंचा दिया है किसी ने या करोड़ों में पहुंचा दिया इलेक्शन को, अगर करोड़ों में इलेक्शन चली गई है तो और इलेक्शन कमीशन दम साधे हुए बैठा है, उस पर कोई उसका एक्शन नहीं है, तो आप खुद सोचें फिर ये इलेक्शन एक आपके वक्त तजवीज़ आई थी, वो आप मान लेते तो बड़ा मजा आता। उसमें एक नो को कॉलम की तजवीज़ आई थी कि वो वोटर लिस्टों के अंदर एक नो का कॉलम डाल दें कि उसे मेरी शक्ल भी पसंद नहीं है, किसी और की भी नहीं है, तो नो के ऊपर जाके मोहर लगाए। हाँ बिल्कुल, कि वो होनी चाहिए जी, बिल्कुल होनी चाहिए। नो ये होता है, कई ममालिक में है नो का। मैं आपसे एक और अभी जी बिल्कुल आप पावर सेक्टर के ऊपर, पावर सेक्टर में बात करना जा रहा था। वो आपके चीफ जस्टिस की बहुत मोहब्बत थी आपसे, इफ्तिखार चौधरी। मैं आपको बताऊं कि इल्ज़ामात लगाने पर ये बदकिस्मती से हमारी सियासत का भी एक बड़ा जो है ना वो किरदार, हम एक दूसरे का मुंह जब तक ना नोचें तो हम नहीं समझते कि हमने कोई प्रोग्राम किया है या किसी सियासतदान ने किया है। उसकी वजह से ये है ना जी कि ओवरऑल क्रेडिबिलिटी जो है ना वो बड़ी कम होती जा रही है। लोगों को हम खुद जहन बना रहे हैं कि शायद सारे ही सियासतदान चोर हैं। देखिए इफ्तिखार चौधरी की आपसे कुछ जाती दुश्मनी थी? बिल्कुल, उन्होंने केसेस पकड़े। आप कह रहे हैं थी? मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस वक्त तो शायद कोई नहीं कह सकता था ना। अब उनका जुडिशरी से कोई तल्लक नहीं है। अब वो हमारी बरादरी में आने की कोशिश कर रहे हैं। सुना है 25 दिसंबर को वो अपनी जमात जो है उसको लॉन्च करने जा रहे हैं, एक पार्टी, सियासी पार्टी बनाने जा रहे हैं। आपको चैलेंज करेंगे जी मलिक साहब? सियासी पार्टी वो बनाता है जिसकी सियासी सोच हो, सियासत उसके जिस्म में मौजूद हो, दिमाग में मौजूद हो। इससे ये तो एक बात जाहिर होगी कि जब वो चीफ जस्टिस तो सियासी जहन रखते थे। दूसरा, सियासी पार्टी वो बनाता है जिसके पास आजकल के ज़माने में बेतहाशा जो है ना वो
पैसा हो, दौलत हो, स्विस अकाउंट्स में पैसे होने चाहिए। जी, मैंने जब ये बात होती है ना जी रेंटल पावर की, तो मैं अक्सर ये बात करता हूँ, आज सारे दोस्त भी सुन रहे हैं। मैं कहता था यार कि देखो इल्ज़ामात लगा कर आपने कहा कि रेफरेंस दिया, अभी जाओ बाबा भुगतो 12-14 साल। मियाँ साहबान के ऊपर जो रेफरेंसेस आज से 12 साल पहले बने हुए थे वो आज भी चल रहे हैं। जरदारी साहब के पास उनके ऊपर जो 12-13 साल से रेफरेंसेस है वो भी चल रहे हैं। उनके साथी जो को एक्यूज थे वो घर जा चुके हैं बरी होकर, उनके ऊपर रेफरेंसेस जारी हैं। मोहतरमा शहीद होगी, शहादत तक उन पर रेफरेंसेस चलते रहे, आज भी वही रेफरेंसेस हैं। मैं सिर्फ ये कहा, मैंने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, मैंने उनसे कहा कि आप एक कमीशन बना दें मेरे लिए, अपनी मर्जी का ईमानदार आदमी जिसको आप ईमानदार समझते हैं, अपनी मर्जी के इन्वेस्टिगेटर लगा दें, मुझे 1 महीने में 2 महीने में इसका रिजल्ट। अपने बेटे के लिए भी तो बनाया था उन्होंने क्या, जब उन्होंने ये समझा कि उन्होंने उस पर इतने वो अंगेख्त हुए, इतने वो गुस्से में आए कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकला तो घर आया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस पड़ा हुआ था कि आपने मुझे ख़त क्यों लिखा। मैंने कहा भाई मैंने तो बड़े मुअद्दबाना तरीके से ये गुजारिश की थी कि आपने अगर आप समझते हैं कि डॉक्टर शुएब सडले के ईमानदार पुलिस ऑफिसर है तो उसी को बना दें, उसके साथ 2-3 और बंदे लगा दें, लेकिन मुझे इंसाफ तो देना। अब देखें, मैंने तो कल मैं बताऊं चंद दिनों की बात है, अपनी पार्टी में भी ये कहा अपनी लीडरशिप को, आप ऐसा करें कि अपनी पार्टी के जो मोस्ट क्रेडिबल लोग हैं 2-3 उनको बिठाकर हम पहले अपनी पार्टी में तो केस रखें ना। देखिए हकीकत को कोई नहीं देखता। मेरे पास टाइम खत्म हो गया राजा साहब, यहाँ मैं क्लोज करूंगा। राजा परवेज अशरफ साहब, वसीम अख्तर साहब, तलाल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।